नमस्कार साथियों। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले वाली जो क्लास है उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा और जहां कहीं भी डाउट है आप लोगों को बताया जा चुका है कि आप लोग अपने डाउट्स भेज दीजिए और उसमें जो भी उससे संबंधित बातें होंगी हम लोग देख लेंगे और सही समय के अनुसार आप लोगों से एक बार रूबरू होंगे और बातें कर लेंगे। तो आज के सेशन में लोग पढ़ बजट के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि बजट क्या होता है, बजट के साथ-साथ वो उसका प्रभाव क्या होगा, बजट कितने प्रकार का होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। इसके साथ-साथ हम लोगों ने ये भी बात कर लिया था, अगर याद हो तो हम लोगों ने इसके माध्यम से समझ लिया था कि जो सरकारी बजट है, वो राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय और इसमें हम लोगों ने दो भाग देखा था, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। इसको मैंने कहा था कि जो योजनागत पूंजीगत व्यय है या फिर गैर योजनागत पूंजीगत व्यय है, इसको समाप्त कर दिया गया। ये जो सेगमेंट है उसको समाप्त कर दिया गया था 2016-17 के बजट के बाद। ठीक है, अब इससे संबंधित जो बातें थी उनको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। अर्थात यहाँ पर राजस्व प्राप्तियां जो थी हम लोगों ने देख लिया था कि राजस्व बजट क्या है, राजस्व प्राप्तियां क्या हैं और राजस्व व्यय क्या है, दोनों को हम लोगों ने देख लिया था। जब हमने इसकी बात की थी तो एक डायग्राम के माध्यम से समझा था और ये कहा था कि सरकार की ऐसी प्राप्तियां जिससे सरकार की न तो लायबिलिटी बढ़ती है और वहां पर हम लोगों ने ये भी कहा था कि न तो जो उसकी परिसंपत्ति है या एसेट है वो कम होती है। और हमने इसमें बात किया था कि जैसे सरकार को टैक्स की प्राप्ति हुई, गैर जो नॉन टैक्स की बात की हमने किया था और हमने ये भी कहा था कि इसमें जो कुछ बातें हैं अर्थात जहां से सरकार को इनकम हो रही है, जहां का मतलब मैं टैक्स की बात कर रहा हूं, केवल टैक्स की बात करते हैं अभी। तो सरकार को जो आप टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार को आपने टैक्स तो दे दिया, उसके लिए आप कोई सरकार से दावा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार को जो आपने टैक्स दिया है, सरकार की इससे लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है, अर्थात देयता नहीं बढ़ रही है। और मैंने पहले की क्लास में बताया भी था, एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर देयता का मतलब क्या होता है? देयता का मतलब ये है कि मान लीजिए थोड़ी समय के लिए मैंने आपसे ऋण के रूप में 10,000 रुपए लिए और वो 10,000 रुपए फिर मुझे लौटाना है आपको। तो मैं आज लौटाऊं या 10 दिन बाद लौटाऊं या 1 साल बाद या जब भी लौटाऊं, वो मुझे लौटाना है। उसी को कहा जा रहा है कि वो देयता है, मुझ पर एक जिम्मेदारी है और मैं उसे लौटाऊंगा। तो इस तरह की जो भी गतिविधि होगी, आपका जो भी पैसा लिया है व्यक्ति, वो जिस व्यक्ति ने लिया है उसके लिए वो देयता है और आपके लिए वो एक परिसंपत्ति है जिस पर अगर आपने ऋण दिया है तो उस पर ब्याज भी मिलेगा और मूलधन भी मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों ने राजस्व प्राप्तियों को समझ लिया था, राजस्व राजस्व प्राप्तियां क्या हैं, राजस्व व्यय क्या है, और इसको मैंने बताया था, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ऐसी प्राप्तियां जिससे सरकार की न तो देयता बढ़ती है अर्थात सरकार को उसे वापस नहीं करना है और न ही उसकी परिसंपत्ति में कमी आती है। तो सरकार की परिसंपत्ति में कहीं कमी आई क्या? कहीं भी कमी नहीं आ रही है, सरकार की उल्टा परिसंपत्ति बढ़ ही रही है। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं कि यह क्या है, यह राजस्व प्राप्तियां हैं। ठीक है, अब इन बातों को हम लोगों ने तो समझ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ये भी कहा था इसी में कि पूंजीगत व्यय, और पूंजीगत व्यय का मतलब हम लोगों ने समझ लिया था कि पूंजीगत व्यय का मतलब होता है ऐसा खर्च जिससे जो सरकार है उसकी देयता घट जाए, या तो देयता घटे या फिर सरकार की परिसंपत्ति घट सकती है, दोनों ही स्थिति हो सकती है। और मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के जरिए, भूमि के जरिए, विनिवेश के जरिए ये सारी बातें बता दिया था, तो वो सारी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब जो बात होगी इसके आगे की, उसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। यहीं पर जो आप देख पा रहे हैं, 3 तरह की बातें आपके सामने हैं और 3 तरह की बातें क्या हैं? इसी में कहा गया है संतुलित अधिशेष एवं बजट घाटा।
हम बजट की ही बात कर रहे हैं और बजट से संबंधित जो बातें थी वो हम लोगों ने देखा। अब इसमें 3 बातें बताई गई हैं एनसीईआरटी में, एक बार इसे देख लेते हैं। ये बातें हम लोगों ने कर लिया है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है संतुलित अधिशेष एवं घाटा बजट। अगर याद हो तो कल एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है वो दिखाया और वहां पर मैंने 2 बातें आप लोगों को बताया था और उन्हीं 2 बातों को यहाँ पर विस्तार से और समझने को मिलेगा। कैसे समझेंगे और क्या समझेंगे वो देखिए। संतुलित अधिशेष और घाटा बजट, इसके आगे संतुलित बजट लगा दीजिए और इसके आगे अधिशेष बजट कह लीजिए, ठीक है। दोनों की बात, दोनों का मतलब वही है, अर्थात जब घाटा, यहाँ पर घाटा शब्द पहले से ही जुड़ा हुआ है इन दोनों शब्दों के आगे, तो आप वैसे ही देखेंगे, ठीक है। तो जब इसको कहा जा रहा है संतुलित यानी कि बैलेंस बजट की बात ही हो रही है और जब अधिशेष की बात हो रही है तो इसका मतलब है इंग्लिश में उसे सरप्लस बजट कहते हैं, ठीक। और जब हम घाटा बजट की बात कर रहे हैं अर्थात डेफिसिट बजट की बात कर रहे हैं। अब ये तीनों क्या हैं और कैसी हैं, इनको एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पर इस बात को समझिए, कुछ लाइनें यहाँ से पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, ठीक है। सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट के रूप में जाना जाता है, ठीक। अगर इससे ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करना होगा। करों के माध्यम से राशि प्राप्त करना होगा, इसका मतलब ये है कि सरकार को टैक्स लगाना पड़ेगा या टैक्स बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ा करके अपनी आय बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो जमा आय है, जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट कहा जा रहा है। ये संतुलित स्थिति है। साथ ही अगर इससे अधिक या इससे ज्यादा खर्च करना है, तो ज्यादा खर्च करना है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसे और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा मनी चाहिए, और मनी चाहिए तो उसके लिए फिर क्या करेगी, आपूर्ति बढ़ाने के लिए यहाँ पर उसे राशि आवश्यकता होगी और इसके लिए कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में वह ज्यादा टैक्स लगा सकती है और कर लगा करके उसकी पूर्ति कर सकती है। तो यहाँ पर अगर इससे ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए कर के माध्यम से राशि प्राप्त करना पड़ेगा। जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक होती है तो इसे बजट अधिशेष कहते हैं। ये तो लाइनों में लिखी हुई बातें हैं जो आप लोगों ने समझा। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं। हम शुरुआत यहां से करते हैं बजट आधिक्य से। तो बजट आधिक्य से कैसे इसको समझेंगे, जिसको कहा जा रहा है सरप्लस बजट। तो सरप्लस बजट का मतलब ये है कि थोड़े समय के लिए समझिए एक ये क्या है, ये जनता है, क्या है, ये देश है और इसमें ये जनता है। तो जनता को सरकार किसी ना किसी माध्यम से आय सुनिश्चित करती है, दे रही है। तो हम लोगों ने कल बात किया था कि सरकार ने इन्हें 100 रुपए दिया और 100 रुपए देने के साथ साथ बजट के माध्यम से जो सरकार की जरूरतें हैं खर्च करने की, तो हमने कहा कि सरकार ने यहां से इनसे 110 रुपए कर के रूप में ले लिया। कितना ले लिया, 110 रुपए, ठीक है। यह सरकार का व्यय है और यहां पर सरकार की आय है। क्या है, आय है, जिसे आप प्राप्ति भी कह सकते हैं। इसको प्राप्ति ही लिख लेते हैं, चूंकि इसी शब्दावली का प्रयोग हुआ है तो यहां पर प्राप्ति, ये सरकार की बात हो रही है। ये स्थिति समझ में आ गई। अब इस स्थिति को समझने के साथ साथ एक बात बताइए, अर्थव्यवस्था में हमने ये देखा, कल बात किया था कि जो डिमांड है और सप्लाई है, दोनों में अंतर हो सकता है और दोनों में अंतर होगा तो कई सारी समस्याएं अर्थव्यवस्था में देखी जाएंगी। बहरहाल हम यहां कह रहे हैं कि सबके पास यहां पैसा था और पैसा होने की वजह से डिमांड अर्थात यहां पर डी ज्यादा था, डी ज्यादा था और इस डी को हमें एस से
ठीक है, संतुलित करना है, अर्थात इन दोनों के मध्य जो गैप है, गैप को कम करना। क्या करना है? कम करना है, अर्थात डिमांड एंड सप्लाई में जो गैप ज्यादा दिख रहा है उसको कम करना है। और ये गैप इसलिए है क्योंकि लोगों के पास पैसा है और वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, अर्थात व्यय ज्यादा कर रहे हैं। अब व्यय दो हो सकता है, या तो उपभोग हो सकता है, उपभोग हो सकता है, या फिर निवेश हो सकता है। दो बातें हो सकती हैं। अब ऐसी स्थिति में पहली बात, एक तो ये स्थिति है। अब इस स्थिति को यहां पर छोड़ करके बाकी एक बार समझ लेते हैं। एक को हम कह रहे हैं कि मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति, और इस नीति को जारी कौन कर रही है? तो ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। हर देश का अपना केंद्रीय बैंक होता है और वो मौद्रिक नीति जारी करता है, जो मुद्रा की आपूर्ति है या जो तरलता है उसे सुनिश्चित करने का काम करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। बहरहाल मौद्रिक नीतियों के माध्यम से तो कुछ जो हमें याद है आप लोगों को, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ओएमओ आदि, ईटीसी कर लीजिए, ठीक। ये सारी चीजें, इनके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करती है आरबीआई। लेकिन आरबीआई इसको नियंत्रित कर रही है, ये अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। और इसके लिए हमने कहा था कि ये कौन सी नीति है, तो हमने बात किया था कि यह राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, ये सरकार जारी करती है और इसके माध्यम से भी मुद्रा की आपूर्ति को काफी हद तक नियंत्रित करती है, ठीक। और इसको मैंने तोड़ करके बताया था कि एक राजा है, पहले राजा हुआ करता था, राजकोष, राजा का कोष, और उसमें कमी या वृद्धि से संबंधित जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, जो भी नीति बनाया जाएगा, उसे हम कहेंगे कि यह राजा के कोष में वृद्धि या कमी से संबंधित नीति है। अर्थात आज के संदर्भ में राजा नहीं है तो सरकार है, और सरकार के खजाने में वृद्धि और कमी करने से संबंधित जो नीतियां हैं वो राजकोषीय नीति है, ठीक। ये सारी बातें ये राजकोषीय नीति का हिस्सा है। तो यहां पर कहा गया कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, अर्थात डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है। तो गैप है तो इस गैप को कम करना है। इस गैप को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया कि जनता को 100 रुपए दिया और यहां से 110 रुपए ले लिया। तो 110 रुपया ले लिया, अर्थात जनता के पास जो प्रयोज्य प्रयोज्य आय, ठीक है, व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय दोनों मैंने बताया था। तो जो यहां पर जनता के पास प्रयोज्य आय है वो कम हो गई, और कम हुई अर्थात यहां पर व्यय भी कम होगा, व्यय कम होगा। और व्यय कम होने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में मांग में भी, डिमांड में भी कमी आएगी। और जब डिमांड में कमी आएगी तो यहां पर सप्लाई की बात कर रहे हैं ना, यहां पर सप्लाई कम थी, और ऐसी स्थिति में अब इनके बीच में जो गैप है, गैप कम हो जाएगा। किसके किसके बीच में? तो जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो अंतर हम देख रहे थे वो गैप कम हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 10 ही लोग कार की डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई भी थोड़े समय के लिए मान लेते हैं 9 की हो रही है। तो यहां पर पहले ये स्थिति 6 और 10 का था, 6 और 10 का था, अब ये घट करके 10 और 9 का रह गया, अर्थात मांग और आपूर्ति के मध्य गैप जो था वो कम हो गया। तो यहां इसका मतलब यही है कि जब यहां इससे क्या कर लिया सरकार ने, दिया कम लिया ज्यादा,
तो सरकार के पास कितना 10 रुपए का लाभ हुआ, तो इसे कहा जाता है बजट आधिक्य। दोबारा आसान भाषा में, जब सरकार खर्च कम करती है और उसे प्राप्तियां ज्यादा हो रही हैं, आप खर्च को व्यय कह लीजिए, तो ऐसी स्थिति को बजट आधिक्य कहा जाता है या सरप्लस बजट कहा जाता है। यह स्थिति हमने देख ली। अब इस स्थिति को ध्यान में रखने के साथ साथ यहां पर कहा गया है कि बजट घाटा, तो बजट घाटे को यहां दूसरी जगह देख लेते हैं। बजट घाटा, जिसे डेफिसिट बजट कहा जा रहा है। अब वही सारी स्थिति जो मैंने आपको बताया अभी एक गोला बना करके वेन आरेख के माध्यम से, वेन डायग्राम के माध्यम से बताया, वही सारी बातें यहां पर भी एप्लीकेबल होंगी, अप्लाई होंगी। कैसे और क्या अप्लाई होगा? तो यहां पर मैंने ये कहा, थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि ये अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में मंदी है। क्या है? मंदी है। और मंदी का मतलब क्या है? मंदी का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि डी और एस के मध्य जो गैप है वो ज्यादा है। अर्थात आप यहां पर कहेंगे डी और एस, इनके मध्य डी हमारा कम है और एस हमारा ज्यादा है। ठीक है, अर्थात डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। ये कब होगा? ये तभी हो सकता है जब लोगों की क्रय क्षमता कम हो। क्रय क्षमता बढ़ेगा किससे? जब उनके पास मुद्रा आएगा। मुद्रा आने के लिए या तो सरकार दे या फिर रोजगार। अब यहां पर ये क्रय क्षमता हमें बढ़ाना है, तो वृद्धि कैसे होगी? वृद्धि आय से। और आय कैसे होगा? रोजगार या यहां पर सरकार। ठीक। अब चूंकि यहां पर डिमांड हो नहीं रहा है, सप्लाई पहले से ही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यहां पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या प्रोडक्शन कम हो रहा है। अगर प्रोडक्शन कम है तो यहां एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? कम होगा। एम्प्लॉयमेंट कम क्यों होगा और ये प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि डिमांड कम है, और डिमांड कम होने की वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि कंजप्शन भी कम हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो यानी कि जो क्रय क्षमता है वो हमारी कम होगी। ये भी बात समझ में आ गई। अगर ये कम है तो फिर ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। अगर 2 तिमाही तक जो नकारात्मक ग्रोथ है वो दर्ज किया जाता है तो उसे हम मंदी कहते हैं। अब यहां पर सोचिए, यहां क्या है कि क्रय क्षमता नहीं है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। अब हम अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाएंगे? हम क्रय क्षमता बढ़ा दें, तो बढ़ा कैसे सकते हैं? तो रोजगार बढ़ा करके। रोजगार का ऑप्शन यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन है ही नहीं, तो ये समस्या होगी। अब रोजगार आपको निजी क्षेत्र में भी मिल सकता है, निजी क्षेत्र में, और यहां पर सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र यहां पर मिल सकता है। अब फिर आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में एक जो इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम आप लोगों ने कई बार पढ़ा है और नाम आप लोग जानते भी हैं। किन्स को आपने पढ़ा था, तो किन्स ने ये कहा था, जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है, 1929 की मंदी के बाद लगातार इनकी बातें चर्चा में रही और इनसे संबंधित जो उन्होंने अवधारणा दी, हम लोगों ने इनके बारे में पहले भी पढ़ा है, तो दोबारा से उस पर जाने की जरूरत नहीं है। वो आप लोगों को मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सारी चीजें रिकॉल होंगी। फिलहाल किन्स ने ये कहा था
कि यदि मंदी अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में सरकार को अपना व्यय बढ़ा देना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। अब यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि राजकोषीय या सार्वजनिक, आप उसको आसान भाषा में समझिए कि सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देना चाहिए। सार्वजनिक व्यय जब सरकार बढ़ाएगी तो इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार कहां पर, तो यहाँ निजी क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में। यहां पर बात कर रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि सरकार। सरकार क्या करेगी, अब सरकार ने ये कहा कि एक काम करते हैं, हम सड़क बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। और सड़क के लिए एक प्रोजेक्ट ला दिया गया, कह दिया गया कि इतने 200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा। अब 200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे तैयार करने का मतलब यह है कि यहां पर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। और अगर बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है तो आप एक बात बताइए, यहां किलोमीटर, अब यहां पर निर्माण हो रहा है। निर्माण हो रहा है तो करेगा कौन, यहां पर श्रम गहन है, और श्रम गहन है अर्थात आय बढ़ेगी। क्या होगा, आय जनता की बढ़ेगी। और आय बढ़ने का मतलब यह है कि अभी तक जो चीजें हम पोस्टपोन कर रहे थे कि ये नहीं खरीदेंगे, ये नहीं करेंगे, अभी बचत करते हैं, पैसा नहीं है, जैसे ही आय बढ़ेगी यहां से व्यय, यहां पर व्यय बढ़ जाएगा। व्यय अर्थात आप ये कह सकते हैं कि डिमांड यहां बढ़ जाएगा। और डिमांड बढ़ेगा तो जो हम देख रहे थे कि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, अब इस मंदी की स्थिति से हम बाहर निकल सकते हैं। अब इन सभी कार्यों को करने के लिए, इन सभी प्रोसेस को पूरा करने के लिए किन्स के अनुसार कहा गया कि जॉन मेनार्ड किन्स, किन्स ने यह कहा था कि भैया मंदी की स्थिति है तो मंदी की स्थिति में सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। ये इनका कहना है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जब जब इस तरह की स्थिति आई है, चाहे कोविड के बाद की स्थिति, प्री कोविड की स्थिति तो ठीक थी, लेकिन पोस्ट कोविड, तो कोविड के बाद की स्थिति खराब थी, खराब अभी भी है। बहुत से देश की अर्थव्यवस्थाएं अभी भी उससे उबर नहीं पाई हैं। भारत भी उनमें से एक है, भारत पर भी प्रभाव देखा गया, लेकिन ये बात सही है कि भारत ने रिकवरी किया और भारत को इसका लाभ मिल रहा है। बहरहाल हम ये कह रहे हैं कि पोस्ट कोविड अर्थात पोस्ट कोविड के बाद की स्थिति, यहां पर लोगों के पास रोजगार नहीं है। और एक समस्या यह भी है कि रोजगार क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह कहा गया कि सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देना चाहिए। तमाम जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने ये कहा कि सरकार को चाहिए कि सार्वजनिक व्यय बढ़ाए, और जब सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा तो इसका मतलब लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए यहां पर सड़क की बात कर लें या फिर आप कह लीजिए रेलवे का, रेलवे इस क्षेत्र में आप पूंजीगत निवेश कर लीजिए, ठीक, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये क्या हुआ, सार्वजनिक व्यय ही तो बढ़ा, और व्यय बढ़ा तो यानी कि रोजगार मिला, रोजगार मिला तो यानी कि डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो सप्लाई जो थी वो उसकी खपत बढ़ी, और खपत बढ़ी तो इसका मतलब प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो जो डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है ये चल पड़ेगी, और जब चल पड़ेगी तो इसका मतलब धीरे धीरे जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आ जाएगी, अर्थात मंदी से बाहर निकल जाएगी। तो ऐसा करने के लिए किया क्या जाएगा, तो इन सभी कार्यों को करने के लिए यहां पर हमें कुछ कार्य करने पड़ेंगे। तो जो बजट घाटा है, ठीक है, सरकार क्या की कि इस मंदी की समस्या का समाधान करने के लिए ये जनता है, यहां पर जनता है, जनता को क्या किया, यहां 110 रुपए, 110 रुपए सरकार ने व्यय किए, और यहां से
जो प्राप्तियां हैं, प्राप्ति वो कितनी हुई, तो टोटल जो प्राप्ति हुई वो 100 रुपए की हुई, 100 रुपए की हुई। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यय है वो आय से अधिक है। कौन कर रहा है, सरकार कर रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बजट घाटा सरकार जानबूझ करके यहां व्यय ज्यादा कर रही है और उसे प्राप्तियां कम हो रही हैं, अर्थात ले कम रही है। तो इससे क्या होगा, इससे सरकार का घाटा तो हो रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य यह है कि जो मंदी की समस्या है उस समस्या का समाधान कर ले। अब इन सारी बातों को संक्षेप में समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि व्यय प्राप्तियां, ठीक है, व्यय जो प्राप्तियां हैं वो व्यय से कम है या व्यय प्राप्तियों से अधिक है, दोनों ही बातें आप कह सकते हैं। अब ऐसा करके हम क्या कर लेंगे, जब ये स्थिति होगी तो डिमांड बढ़ जाएगा, अर्थात मांग बढ़ जाएगी, और जो आपूर्ति है, ठीक है, आपूर्ति, इसके मध्य जो गैप था वो गैप हमारा कम हो जाएगा। फिर से कीन्स के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में मंदी हो तो उस मंदी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को, जो सरकार का सार्वजनिक व्यय है वो बढ़ा देना चाहिए या सरकार को सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। सरकार ऐसा ही कर रही है। सरकार लोगों पर व्यय ज्यादा कर रही है और लोगों से प्राप्तियां कम कर रही है, अर्थात सरकार को प्राप्तियां कम हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जनता के पास पैसा आएगा और पैसा आएगा तो वो उसको खर्च करेगी, खर्च करेगी तो जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच गैप था वो कम हो जाएगा, और जब डिमांड एंड सप्लाई के बीच में गैप कम हुआ इसका मतलब अर्थव्यवस्था जो मंदी की स्थिति से गुजर रही थी उससे हम बाहर निकल गए। ठीक है, तो इन दोनों के माध्यम से क्या किया। अब यहां पर सोचिए, मौद्रिक नीति मैंने बताया था और ये राजकोषीय नीति है। तो मौद्रिक नीति में भी आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कर रही थी, अर्थात सीआरआर, एसएलआर सबके माध्यम से, फिर बैंक और बैंक के माध्यम से जनता को ऋण, उपभोग और निवेश व्यय में खर्च किया जा रहा था, मतलब उसमें वृद्धि और कमी हो रही थी। सरकार भी तो यही कर रही है, सरकार ने भी तो यही किया। जनता के पास यहां पर पैसा नहीं था, पैसा बढ़ा दिया, अर्थात मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा दिया। और इससे पहले वाली स्थिति में देखा था कि लोगों के पास पैसा ज्यादा था, डिमांड ज्यादा हो रही थी, तो यहाँ पर टैक्स के रूप में इन लोगों से पैसा ज्यादा ले लिया, और ज्यादा ले लिया यानी कि मुद्रा की जो आपूर्ति थी बाजार में वो कम हो गया, अर्थात लोगों के पास मुद्रा कम बचा, और मुद्रा कम बचा तो वो खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो जो डिमांड एंड आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो गैप था वो गैप, वो एक संतुलित स्थिति में आ गया। अब तीसरा यहां पर कहा गया है संतुलित बजट। तो संतुलित बजट कब होगा, जब मुद्रास्फीति, हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि देश में मुद्रास्फीति कैसी होनी चाहिए, संतुलित और नियंत्रित होना चाहिए। और मुद्रास्फीति होनी भी कितनी चाहिए, तो 4 ± 2 होना चाहिए। या तो यह बढ़ करके अगर 4+ हुआ तो यहां पर देखिए 4 - 2 यानी कि 6 हो गया, 4 - 2 यानी कि 2 हो गया। इसी के बीच में मुद्रास्फीति रहनी चाहिए। ये क्या है, मुद्रास्फीति, इसी के बीच में मुद्रास्फीति रहनी चाहिए। अगर इसके बीच में मुद्रास्फीति है तो इसे कहा जाएगा संतुलित और नियंत्रित है। क्या है, संतुलित और नियंत्रित है। ठीक है, अगर संतुलित है और नियंत्रित है तो इसका मतलब कि ठीक चल रही हैं चीजें। तो यहां पर क्या होगा, अब इस स्थिति में जो कुल प्राप्तियां हैं और कुल व्यय हैं वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहां पर इसको देखिए, कुल प्राप्तियां इक्वल टू कुल व्यय। अब सरकार को यहां पर ज्यादा पैसे डालने की जरूरत थोड़ी है,
मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने की जरूरत थोड़ी है। यहां तो चीजें संतुलित हैं, मुद्रास्फीति नियंत्रित है, और मुद्रास्फीति नियंत्रित है तो फिर ठीक है। फिर बजट घाटे की क्या जरूरत है, बजट आधिक्य की क्या जरूरत है। तो कुल मिलाकर के अब यहां पर एक और बात यहां देख लीजिए, ये कहा जा रहा है कि बजट आधिक्य, आधिक्य यानी कि सरप्लस बजट। तो सरप्लस बजट में क्या होगा, सीधी सीधी सी बात है कि जो प्राप्तियां हैं और प्राप्तियां व्यय से अधिक होंगी। प्राप्तियां ग्रेटर देन व्यय, ये होगा। संक्षेप में हम लिख सकते हैं। अब एक दूसरी बात थी, ये बजट आधिक्य हो गया। अब घाटा बजट, घाटा बजट आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अब घाटा बजट में क्या होगा, घाटा बजट में हमने ये देख लिया था प्राप्तियां या प्राप्ति, ठीक है। यहां पर केवल प्राप्ति लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब यहां पर कहा जा रहा है कि संतुलित बजट, संतुलित बजट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा व्यय है, व्यय प्राप्तियां, यही है ना। इन तीनों को हम लोगों ने आसान भाषा में समझ लिया। अब बात आती है जो सरकारी जो बजट है, सरकारी घाटे की माप। तो सरकारी घाटे की माप या मेजरेबल आप या मेजर कह सकते हैं, किसके बजट की हम बात कर रहे हैं। इसको इसमें तीन बातें बताई गई हैं, हालांकि ये होती 6 प्रकार की हैं, फिर भी यहाँ पर जो बताया गया है एनसीईआरटी में हम उस पर ही फोकस कर रहे हैं। तो देखिए एक बार एनसीईआरटी में जो बातें कही गई हैं उनको हम यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो सही समझा है कि नहीं। सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, ठीक है। जो उसके पास जमा है और जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे कहा गया कि संतुलित बजट। ये क्या है, संतुलित बजट। अब अगर इसे ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए है, ठीक है, और हम मुझे 10 रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ रही है, 9 रुपए, मुझे 10 रुपए ही खर्च करने की जरूरत पड़ रही है, ये क्या है, संतुलित है। अगर मुझे 10 रुपए से ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ रही है तो फिर हमें इनकम होनी चाहिए, अर्थात प्राप्तियां होनी चाहिए। तो ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए, बजट को संतुलित रखने के लिए हम करों की बात कर रहे हैं, करों के माध्यम से राशि प्राप्त करना पड़ेगा। अर्थात हम टैक्स बढ़ा देंगे। जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक हो जाएगी, जो आवश्यक आय, हमारी आवश्यक आय कितनी थी, 10 रुपए हमारे पास होना चाहिए ताकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, ऐसे समझिए। 10 रुपए चाहिए, आवश्यक राशि प्राप्त आय से अधिक होती है, तो यहां पर अधिक हुई, अधिक हुई तो हमने वो समझ लिया। अब यहां पर राशि प्राप्त करनी पड़ेगी। जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक हो जाएगी, आवश्यक आय 10 रुपए है, तो यहां पर इसे कहा जाता है बजट अधिशेष। मुझे खर्च कितना कितना करना है, यहाँ पर 9 रुपए मुझे खर्च करना है। और यही बात मैंने आप लोगों को गोला बना करके क्या बताया था कि यहाँ से जो व्यय हो रहा है वो 100 रुपए का हो रहा है, और जो प्राप्तियां हो रही हैं 110 रुपए की, ठीक है। तो तीनों को यहाँ पर बता दिया गया है और तीनों को हम लोगों ने समझ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक यहाँ पर बात कही गई है, वर्ष 2005-6 के भारतीय बजट में बजटीय विनिधान की लिंग संवेदनशीलता को महत्व देते हुए, अर्थात लिंग संवेदनशीलता को महत्व देने का मतलब यह है कि महिलाओं को स्थान देने की बात की जा रही है। महत्व देते हुए एक विवरण प्रस्तुत किया गया, लिंगगत बजट या जेंडर बजट इसे कहा गया।
बजट सरकार की लिंग संबंधी वचनबद्धताओं को बजटीय वचनबद्धता में रूपांतरित करने का एक और सार्थक प्रयास है, जिससे स्त्री सशक्तिकरण के लिए विशेष पहल और स्त्रियों के लिए विभाजित संसाधनों के उपयोग का परीक्षण और सार्वजनिक व्यय के प्रभाव तथा महिलाओं के लिए सरकार की नीतियां शामिल हैं। वर्ष 2006-7 में के बजट में पूर्व बजट विवरण को विस्तार प्रदान किया गया है। इसको आसान भाषा में सारी बातें कही गई हैं, इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। हम इसको क्या कह रहे हैं, ये जेंडर बजट है। अब जेंडर बजट या जेंडर बजटिंग भी कहा जाता है। तो सरकार ने ये किया कि महिला सशक्तिकरण करना है। यहां पर क्या है, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण कब होगा? महिला सशक्तिकरण बहुत लंबे समय से हो रहा है और अभी तक महिला सशक्तिकरण ही हो रहा है, अर्थात महिला सशक्तिकरण अभी तक नहीं हुआ। और ये ऐसा मुद्दा है जो पता नहीं कब तक चलता रहेगा। फिलहाल जो संसद में आया है कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, रिजर्वेशन देंगे, इत्यादि इत्यादि बातें, फिलहाल यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है। तो महिला सशक्तिकरण हम कब कर सकते हैं? हमने पूरा बजट सबके लिए आवंटित कर दिया बजट, और ये कहा कि यह इस क्षेत्र के लिए इतना इतना है, ठीक। लेकिन पूरा बजट कहीं किसी सेगमेंट का लेकर के कहीं किसी पर खर्च हो रहा है, कई तरह की समस्याएं देखी गई। अब ये कहा गया कि नहीं, महिलाओं के लिए हम अलग, महिलाओं और बच्चों के लिए हम अलग से बजट आवंटित करेंगे। और मैंने ये कहा कि यहाँ पर 100 सीआर, ठीक है, 100 सीआर का सरकार ने आवंटित कर दिया कि ये जो धनराशि है ये महिला सशक्तिकरण पर ही खर्च किया जाएगा। और महिला सशक्तिकरण पर अर्थात स्त्रियों के लिए संसाधनों के उपयोग का परिरक्षण और सार्वजनिक व्यय के प्रभाव तथा महिलाओं के लिए सरकार की नीतियां शामिल हैं। सरकार ने इसके माध्यम से आवंटित कर दिया और अब देखा कि कितना उन पर खर्च हो रहा है और उनका कितना कल्याण हो रहा है, कितना महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। तो संसाधनों के माध्यम से अर्थात बजटीय आवंटन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना जेंडर बजट या जेंडर बजटिंग कहलाता है। यहां तक बातें क्लियर है? अब जो यहां पर हमें समझना था उसको देख लिए। सरकारी घाटे की माप, हम किसकी बात कर रहे हैं? सरकारी घाटे की माप। और सरकारी घाटे के माप में सरकारी घाटे के माप को 3 भागों में बांटा गया है, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। अगर सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां हैं, जब राजस्व घाटे की बात कर रहे हैं तो सरकार की राजस्व प्राप्तियां जो उसका व्यय है उससे अधिक हो, यहां पर एनसीईआरटी में देख लेते हैं। यहां पर कहा जा रहा है जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इस स्थिति को बजटीय घाटा कहते हैं। यहां पर क्या कहा जा रहा है? सरकार राजस्व प्राप्ति से जितना उसे प्राप्ति हो रही है उससे अधिक व्यय कर रही है। अब इसको हम कैसे कह रहे हैं कि जो राजस्व प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति ये क्या है? राजस्व प्राप्ति से अधिक, और यहां पर व्यय। तो हमारा व्यय अधिक है और राजस्व प्राप्तियां कम है। आप इसको ऐसे भी लिख लें, व्यय राजस्व प्राप्ति, यही तो है। तो इसका मतलब जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इस स्थिति को बजटीय घाटा कहते हैं। ये किसकी बात कर रहा है? पूरे बजटीय घाटे की बात कर रहा है। अच्छा, अब इससे संबंधित 3 बातें हैं यहां पर। बजटीय घाटा कहते हैं
इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार के द्वारा कई उपाय किए जाते हैं, जैसे जिनका किसी अर्थव्यवस्था पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। अब ये अलग-अलग प्रभाव क्या है और क्या-क्या किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा ये क्या है इसको देखिए। ये कहा जा रहा है राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। हमने ये कहा कि जो राजस्व प्राप्ति है और यहां पर राजस्व प्राप्तियों की बात कर लें, प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियों पर के ऊपर राजस्व व्यय, राजस्व व्यय अर्थात हमारा राजस्व व्यय अधिक है किससे? राजस्व प्राप्तियों से। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं राजस्व व्यय, व्यय राजस्व प्राप्तियां, क्या? राजस्व प्राप्तियां। ये बात समझ में आ गई। अब यही बात इसको हम कैसे, जब इसकी बात कर रहे हैं कि इसको कैसे सूत्र में लिखेंगे, तो राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। तो हमने तो इसको समझने के लिए ऐसे देख लिया, लेकिन जब हमें कहीं लिखना होगा तो राजस्व घाटा, राजस्व व्यय को हम माइनस करेंगे कि हमने राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, तो हमारा पता चल जाएगा क्या? राजस्व घाटा। ठीक है। यहां पर अब इससे संबंधित जो और बातें कही गई हैं उन बातों को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनकी एक एक लाइन को हम समझेंगे, कोई भी लाइन हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर बता दूंगा, बाकी हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए तालिका 5.1 में क्रम संख्या 3 में दिखाया गया है कि ये सब सारी चीजें हैं। वर्ष 2017-18 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.9% था। राजस्व घाटे में केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाता है जिनसे सरकार के वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है। किस पर? आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है, उसी को शामिल किया जाता है। जब सरकार को राजस्व घाटा प्राप्त होता है तो इससे संकेत मिलता है, यहां पर सरकार को राजस्व घाटा प्राप्त होता है तो इससे संकेत मिलता है कि सरकार निर्वचत कर रही है। ठीक है, अर्थात कम बचत बचत कर रही है। एक ऐसी स्थिति है जो राजस्व प्राप्तियां हो रही हैं उससे ज्यादा हमारा व्यय हो रहा है, अर्थात बचत नहीं कर रही है, सरकार निर्बचत कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचतों का उपयोग अपने उपभोग संबंधी व्यय के कुछ हिस्सों को पूरा करने के लिए कर रही है। ठीक है, इस स्थिति में सरकार को न केवल अपने निवेश के लिए अपितु अपने उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी ऋण ग्रहण करना पड़ता है। अर्थात सरकार अपने उपभोग और अन्य आवश्यकताएं, उपभोग संबंधी आप कह सकते हैं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब यहाँ पर उधार लेना पड़ता है। ऋण ग्रहण का मतलब यह है कि उधार लेना पड़ता है। ठीक है, इससे ऋणों और ब्याज का दायित्व का निर्माण होता है। अब यहाँ पर दायित्व जिसे हम देयता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लाइबिलिटी भी कहा जाता है, तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो आपके ऊपर ऋण आया और जो आपने इसको पूरा करने के लिए ऋण लिया था, अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपने ऋण लिया, उस पर आपको ऋण का जो मूलधन है वो तो लौटाना ही है, साथ ही साथ ब्याज को भी लौटाना है। तो ब्याज संबंधित दायित्वों का निर्माण होगा और सरकार को अंतोगत्वा अपने व्यय में कटौती करनी पड़ेगी। ठीक है, कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, चूंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा भाग व्यय के लिए प्रतिबद्ध होता है। क्या प्रतिबद्ध होता है? इसका मतलब यह है कि सुनिश्चित होता है, इसलिए इसमें कटौती नहीं की जा सकती। जो व्यय होना है वो होना ही है। व्यय जैसे मान लीजिए जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, प्रशासन पर आप ऐसे कह सकते हैं, प्रशासन पर जो भी खर्च हो रहा है वो होना है, रक्षा पर जो खर्च होना है वो होना है, जो हमारे सरकार के कर्मचारी हैं उनको वेतन देना है वो देना ही है। ठीक, तो यहां पर कहा जा रहा है कि चूंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा भाग
व्यय के लिए प्रतिबद्ध होता है, इसलिए इसमें कटौती नहीं की जाएगी। बहुधा सरकार उत्पादक पूंजीगत व्यय अथवा कल्याण संबंधी जो व्यय हैं कटौती करती है। किसमें? जो पूंजीगत व्यय है इसमें सरकार कटौती कर लेती है, और कल्याण संबंधी जो व्यय है, कल्याण संबंधी व्यय का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसी योजना चलाई गई है जो जनता के कल्याण से संबंधित है, उस कल्याण पर या उस योजना पर सरकार का अच्छा खासा धन खर्च हो रहा है, तो सरकार क्या करेगी? वो उसमें थोड़ी कटौती करेगी। अब यही वो बात कही जा रही है, कल्याण संबंधी व्यय में कटौती करती है। इसके परिणाम स्वरूप विकास की गति धीमी हो जाती है, कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब इसी बात को यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, तो राजस्व घाटा हम लोगों ने देख लिया। अब इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम इसको देख लेते हैं। सरकार ने क्या किया? राजस्व, अब ऐसे समझिए, राजस्व घाटा बढ़ा, तो इसकी पूर्ति के लिए सरकार ने क्या किया? ऋण लिया। ऋण, और इस पर ब्याज भी सरकार को देना होगा, ठीक है। और ऐसी स्थिति में सरकार की देयता, ये क्या है? ये सरकार की देयता, देयता बढ़ गई, और देयता बढ़ गई तो इस समस्या का समाधान करना है। अब हो सकता है सरकार बाजार से ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से पैसा उठाई हो, या हो सकता है कि आरबीआई से ऋण लिया हो। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि ऋण लिया है जिस पर ब्याज भी चुकाना है। अब ये जो देयता है इसको पूरा करना है। अब इस देयता को पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा? सरकार क्या करेगी, जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी कि कटौती करेगी। कटौती, कटौती कहां पर? तो जो पूंजीगत व्यय है, पूंजीगत व्यय, ठीक है, और कल्याण, जन जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उस पर कटौती करेगी। यहां पर क्या कहा गया है? जो पूंजीगत व्यय अथवा कल्याण, इन पर जो व्यय है सरकार इसमें कटौती करेगी। अब कटौती की तो जो पूंजीगत व्यय था, इस पूंजीगत व्यय से जो मैंने कहा था कि सड़क, जैसे यहां पर सरकार सड़क बना रही है, रेल बना रही है, ठीक ठीक है, रेलवे का विकास किया जा रहा है, पटरियां बिछाई जा रही हैं, इससे क्या हो रहा है? लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार का सृजन हो रहा है, रोजगार के सृजन के साथ लोगों की आय बढ़ रही है। आय बढ़ रही है, आय बढ़ी तो मांग भी बढ़ी, ठीक है, और मांग बढ़ी यानी कि प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया, ठीक। अब क्या हुआ? जो जन कल्याण था, जन कल्याण पर लोगों को लाभ दिया जा रहा था, जैसे मान लीजिए पेंशन, थोड़े समय के लिए मान लीजिए पेंशन, पेंशन इसको कम कर दिया गया। कोई योजना मान लीजिए, आप यहां पर ऐसे कर लीजिए, योजना, ठीक है, जो किसानों से संबंधित योजना है। अब इस योजना पर सरकार ने क्या किया? खर्च कम कर दिया। अब खर्च कम हुआ तो इससे जो आय है, आय में कमी हुई, अर्थात जितने लोगों को इस योजना से लाभ मिल रहा था, अब वहां पर उनकी आय में कमी हो गई। जब इनकी आय में कमी हुई अर्थात उपभोग व्यय, उपभोग व्यय इसमें भी कमी आ गई। और जब उपभोग व्यय में कमी आई तो इनका जो हित था, जो जनता का कल्याण था, वो प्रभावित हुआ या नहीं हुआ? ये तो प्रभावित हुआ। अब इसका क्या होगा? ये जो उपभोग व्यय है इसके माध्यम से क्या हो रहा था? मांग ही तो हो रही थी,
मांग क्रिएट हो रहा था, अब मांग क्रिएट नहीं हुआ, और मांग जब नहीं हो रही है तो इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए इसको कहा गया है कि राजस्व घाटा जो है, यहां पर देखिए, राजस्व व्यय का एक बड़ा भाग व्यय के लिए प्रतिबद्ध होता है, इसलिए इसमें कटौती नहीं की जाएगी। बहुधा सरकार उत्पादक पूंजीगत व्यय, और पूंजीगत व्यय से क्या, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक गतिविधियां तीव्र हो जाती हैं। तो पूंजीगत व्यय जैसे सड़क, रेलवे, ठीक है, एयरपोर्ट, या फिर आप कह लीजिए बंदरगाह, उसका विकास कर दिया गया, तो यहाँ पर पूंजीगत व्यय अथवा कल्याण संबंधित व्यय में कटौती करती है। इसके परिणाम स्वरूप विकास की गति धीमी और जो कल्याण है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसकी बात की जा रही है? यहां पर बात की जा रही है राजस्व घाटे की बात। ठीक है, अब बात कर लें तीसरा, यहां पर क्या कहा जा रहा है। ठीक है, राजस्व व्यय मतलब यहां पर राजस्व घाटा। ठीक है, ये बात हम लोगों ने, राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व व्यय मतलब माइनस राजस्व प्राप्तियां, एक तो ये स्थिति हो गई। अब यहां पर बात कर लेते हैं राजकोषीय घाटा की क्या स्थिति है। तो अब इसको मैं हटा देता हूं। अब बात आती है जो हमारा राजकोषीय व्यय है, तो सरकार के जब कुल व्यय पर जो व्यय और ऋण की बात होती है, ऋण ग्रहण को छोड़ करके जो कुल प्राप्तियां हैं उसमें जब अंतर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कि यह राजकोषीय घाटा है। अब ये बात यहां पर देख लीजिए, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़ करके, यहां पर ऋण ग्रहण का मतलब क्या है, यहां पर राजकोषीय घाटा सरकार का कुल व्यय यहां पर, ठीक, और ऋण ग्रहण का मतलब जो ऋण के रूप में मिला है, ठीक है, को छोड़कर कुल जो प्राप्तियां हैं उनके मध्य अंतर को बताता है। तो इसको सकल राजकोषीय घाटा, ठीक है, सकल, ठीक, यानी कि ग्रॉस की बात की जा रही है, सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस जो राजस्व प्राप्तियां हैं प्लस गैर ऋण सृजित पूंजीगत, गैर ऋण, मान लीजिए ऋण ले लिया तो फिर तो मामला खराब हो गया, तो जो ऋण है उसको यहां पर नहीं गिना जाता, इसीलिए कहा गया है कि गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक, अब इसका प्रभाव क्या होगा इसको देख लेते हैं। गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं जो ऋण ग्रहण के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है, इसलिए इससे ऋण में वृद्धि नहीं होती। इसके उदाहरण हैं ऋणों की वसूली, और जो सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री की गई है वो भी इसमें शामिल नहीं है। सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से जो प्राप्त राशि है वो, जैसे किसी पीएसयू को बेच दिया गया, ठीक, तो निजीकरण उसका कर दिया गया। यहां कहा जा रहा है इसका, ये सब सारी बातें यहां पर कहा जा रहा है गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद के 0.6% के बराबर है। यह कुल पूंजीगत प्राप्तियों से उधार और अन्य दायित्वों को घटाकर, उधार के साथ साथ अन्य जो देयताएं हैं जो वापस लौटाना है घटाकर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.9% प्रतीत होता है। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, वहां पर जो डायग्राम में दिखाया गया है वो, उस पर हम नहीं जाते, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। साथ ही यहां पर कहा गया है अतः इससे सभी स्रोतों से सरकार के ऋण ग्रहण संबंधी आवश्यकताओं का पता चलता है वित्तीय पक्ष से, ठीक है। अब इसको कैसे, सकल राजकोषीय घाटा इक्वल टू निवल घरेलू ऋण ग्रहण, ठीक है, प्लस भारतीय रिजर्व बैंक से जो ऋण लिया गया है ऋण ग्रहण, प्लस
विदेशियों से ऋण ग्रहण, विदेशियों से जो ऋण प्राप्त है तो हम उसको सबको निकालने अर्थात प्लस माइनस करने के बाद सकल राजकोषीय घाटा हम निकाल पा रहे हैं। अब यहाँ पर इसी से संबंधित और कुछ बातें कही गई हैं। निवल घरेलू ऋण ग्रहण के अंतर्गत ऋण उपक्रमों, अब ऋण उपक्रम कौन कौन से हैं, जहां पर जैसे उदाहरणार्थ कहा गया है कि विविध लघु बचत बचत योजनाएं हैं के माध्यम से सीधे जनता से प्राप्त ऋण और वैधानिक तरलता अनुपात SLR के माध्यम से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसायिक बैंकों से प्राप्त ऋण आते हैं। सकल राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के अस्थायित्व अस्थायित्व और सार्वजनिक क्षेत्र की सुदृढ़ वित्तीय स्थिरता के लिए एक निर्णायक चर है। इस प्रकार सकल राजकोषीय घाटा को मापा जा सकता है। तो इससे संबंधित जो बातें थी वो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे इसको निकाला जा सकता है। अब बात आती है प्राथमिक घाटे की कि प्राथमिक घाटा क्या है। तो देखिए, प्राथमिक घाटा ध्यातव्य है कि सरकार के ऋण ग्रहण आवश्यकताओं में संचित जो ऋण पर दायित्व शामिल होते हैं। ठीक है। प्राथमिक घाटे के माप का लक्ष्य वर्तमान राजकोषीय असंतुलन पर प्रभाव डालना है। ठीक है। वर्तमान व्यय के राजस्व से अधिक होने के कारण होने वाले ऋण ग्रहण के आकलन के लिए हम प्राथमिक घाटे की परिकलन करते हैं, या सरल भाषा में यह वह शेष है जो राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटाने पर प्राप्त होता है। किसमें से ये घटाया जा रहा है? यहां पर कहा गया है राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटाने पर प्राप्त होता है। तो सकल प्राथमिक घाटा इक्वल टू सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज दायित्व, यानी कि कुल हमें ब्याज दायित्व कितना देना है, नेट ब्याज दायित्व की बात कर रहा है। तो निवल ब्याज दायित्व में निवल घरेलू परिदाय पर सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज प्राप्तियों से ब्याज अदायगी करने पर शेष राशि आती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर सीधी सीधी सी बात यह है कि जो हमारा प्राथमिक घाटा है, प्राथमिक घाटा इक्वल टू जो राजकोषीय घाटा है माइनस ब्याज का भुगतान जब आप कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस ब्याज का भुगतान, तो आपका आ जाएगा कि हमारा प्राथमिक घाटा कितना है। ठीक है। अगेन बता रहा हूं कि जो प्राथमिक घाटा है, प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज जो भुगतान किया गया उसको आप करने के बाद आपको टोटल प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं यह प्राथमिक घाटा है। तो यहां पर चालू वित्त वर्ष के जो राजकोषीय घाटा है और साथ ही साथ पहले से जो ली गई उधारी है, उधारी अर्थात ऋण पर जो ब्याज का भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा के रूप में जाना जाता है या प्राथमिक घाटा कहा जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं। इसके अलावा राजकोषीय घाटे में से जब ब्याज का भुगतान को घटा दिया जाएगा तो प्राथमिक घाटा हमें प्राप्त हो जाएगा। दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं, जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज का जो भुगतान किया गया है, जो ऋण लिया गया है, ब्याज का भुगतान किया गया है, उस ब्याज के भुगतान को घटा दिया जाए तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाता है। तो इससे संबंधित जो बातें थी उन बातों को हम लोगों ने समझ लिया। अब ये जो कहा जा रहा है राजकोषीय नीति के बारे में, तो राजकोषीय नीति और राजकोषीय नीति वही जो कहा जा रहा है, जो किन्स की पुस्तक है, जॉन मेनार्ड किन्स, उन्होंने कहा था, इनकी जो पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और इसी में इन्होंने बताया था कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि अर्थव्यवस्था में मंदी है और मंदी की समस्या से हमें निपटना है तो हमें अर्थात सरकार को अपना सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए। ठीक है। अब इससे संबंधित जो बातें यहाँ पर वही सारी बातें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं और इसी में FRBM एक्ट के बारे में भी बताया गया है। तो FRBM एक्ट के बारे में क्या चीजें हमें समझना है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा यहाँ कॉलम बताया गया है ऋण के बारे में। बजटीय घाटे के लिए वित्त पोषण या तो करारोपण या ऋण अथवा नोट छापकर किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए सरकार को घाटा हो रहा है, ठीक है, तो इस घाटे की पूर्ति कहां से होगी? इसके लिए कहा जा रहा है कि या तो आप कर लगा लीजिए, कर बढ़ा दीजिए। कर बढ़ाने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं? आप नोट छाप सकते हैं। ठीक।
नोट छापकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। सरकार प्रायः ऋण ग्रहण पर आश्रित होती है, अर्थात यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन ऋण ऋण देना, ठीक। तो सरकार सामान्यतः क्या करती है कि इस समस्या के समाधान के लिए जो ये है इसका सहारा लेती है, अर्थात घाटे सरकार ऋण ग्रहण पर आश्रित रहती है, जिसे सरकारी ऋण कहते हैं। अब सरकारी ऋण कैसे लिया जाता है? आप लोगों को ओएमओ के बारे में मैंने बताया था कि ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन सरकार अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई के माध्यम से बेचती है और वहां से जो उसकी वित्तीय जरूरतें हैं उसके लिए वो धन इकट्ठा कर लेती है। तो यहाँ पर जो बातें बताई जा रही हैं, ऋण ग्रहण पर आश्रित रहती है जिसे सरकारी ऋण कहते हैं। घाटे और ऋण की संकल्पनाओं में निकट संबंध होता है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में समझा जाता है जिससे ऋण के स्टॉक में वृद्धि होती है। अब ऋण के आय का वर्चुअल प्रवाह हम लोगों ने देखा था, तो प्रवाह का मतलब वह यहाँ पर वही है। स्टॉक में वृद्धि होती है। यदि सरकार का ऋण ग्रहण 1 वर्ष के बाद दूसरे वर्ष भी जारी रहता है तो इससे ऋण का संचय होगा। अर्थात मान लीजिए 1 वर्ष में हमने ये कहा कि 2021-22 में सरकार ने ऋण लिया। क्या किया? जो ऋण है वो कितना है? 10 सीआर का है, 10 करोड़ का सरकार का ऋण है। फिर अगले वर्ष, अगले वित्तीय वर्ष में जैसे 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में भी सरकार ने ऐसा ही किया। उसकी जो दायित्व थे वो बढ़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में ऋण लेकर के वो पूरा कर रही है। तो ऐसा कहा जा रहा है, यदि सरकार ऋण ग्रहण 1 वर्ष के बाद दूसरे वर्ष भी जारी रहता है तो इससे ऋण का संचय होगा, अर्थात ऋण की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी और सरकार को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना होगा। जो ऋण लिया जाएगा उस पर ब्याज का भुगतान होगा और ब्याज का भुगतान ये बढ़ता जाएगा और मूलधन जो है वो है ही भुगतान करना पड़ता है। इस ब्याज अदायगी से ऋण की मात्रा में स्वयं का योगदान होता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर और कहा जा रहा है कि सरकारी ऋण की समुचित मात्रा का परिप्रेक्ष्य, इस विषय के 2 अंतर संबंध पहलू हैं और ये कहा जा रहा है कि प्रथम, सरकार क्या सरकारी ऋण एक बोझ होता है, और द्वितीय, ऋण के लिए वित्तीय संबंधी विचार। ऋण बोझ की चर्चा करते समय यह ध्यान रहे कि सरकारी ऋण छोटे व्यापारियों के ऋण जैसा नहीं होता है, अतः हमें समस्त रूप से विचार करना चाहिए, न कि आंशिक रूप से। साथ ही किसी व्यापारी के विपरीत सरकार करारोपण द्वारा नोट छापकर संसाधनों में वृद्धि कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि सरकार नोट छाप करके जो उसकी कमी है उस कमी को पूरा कर ले, जो घाटा है उसको पूरा कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा सरकार कर रही है तो फिर अर्थव्यवस्था में उसका क्या प्रभाव होगा? नोट छाप लिया, नोट छापने के बाद वो अर्थव्यवस्था में चला गया। अर्थव्यवस्था में चला गया इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो मुद्रा की आपूर्ति है वो बढ़ गई और मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन ये बढ़ जाएगा। आप जिसे कहते हैं मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति यह बढ़ जाएगी। अब ये किया किसके लिए गया था? किया गया था कि हम जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करें और दोबारा से जैसे ही नोट छापा गया, नोट छापने के बाद सीधा ही देखा जाएगा कि लोगों की क्रय क्षमता बढ़ जाएगी और यहाँ पर फिर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, चूंकि डिमांड बढ़ जाएगी तो कीमतें और बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो जिस उद्देश्य के लिए इस पर लगाम लगाने के लिए किया गया, दोबारा वो स्थिति हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है नोट छापकर संसाधन में वृद्धि कर सकती है। ऋण ग्रहण कर सरकार उपभोग का बोझ कम करने के लिए अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देती है, क्योंकि सरकार आज बंध पत्र जारी कर जनता से ऋण ग्रहण ग्रहण करती है और उसका भुगतान लगभग 20 वर्ष बाद में वृद्धि करके कर सकती है। ये कर उन युवा आबादी पर लगाए जा सकते हैं जिसने अभी काम करना आरंभ भी नहीं किया, अर्थात नई पीढ़ी की बात हो रही है। उनकी प्रयोज्य आय में ह्रास होता है। प्रयोज्य आय अर्थात
आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, आगे हम 20 साल बाद उस पर कर लगा करके जो हम प्राप्त कर रहे हैं, तो जो अगली पीढ़ी है हमारी, उस पर कर का बोझ बढ़ेगा और कर का बोझ बढ़ने का मतलब ये है कि जो आय थी, व्यक्तिगत आय थी, उस आय को हम देख रहे हैं टोटल करके, सभी स्रोतों से प्राप्त आय, और जब वहाँ पर प्रयोज्य आय की बात हो रही है, यानी कि वह आय जिसका वो प्रयोग कर सकता है, खर्च करने के लिए, तो प्रयोज्य आय में ह्रास होगा और इस प्रकार उपभोग में भी कमी आएगी। ठीक, अतः ऐसा तर्क यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उल्टा हो गया। ऋण ग्रहण कर सरकार उपभोग का बोझ कम करने के लिए अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देती है। ठीक है, क्योंकि सरकार आज बंध पत्र जारी कर, अर्थात जिसे सिक्योरिटी कहा जाता है, सिक्योरिटी जारी कर या प्रतिभूति जारी कर जनता से जो ऋण ग्रहण करती है, उसका भुगतान लगभग 20 वर्षों बाद कर के 20 वर्षों बाद कर में वृद्धि करके कर सकती है। ठीक है, अर्थात जो यहाँ पर उसने जारी किया, वो जनता पर कर बढ़ा दिया और उसके माध्यम से उसकी अपनी आपूर्ति जो भरपाई थी वो कर ली। ये कर उन युवा आबादी पर लगाए जा सकते हैं जिसने अभी कमाना शुरू भी नहीं किया, आरंभ भी नहीं किया। उनकी प्रयोज्य आय में ह्रास होगा, अर्थात कमी आएगी, और कमी आएगी, इस प्रकार उपभोग में भी कमी आएगी और फिर अर्थव्यवस्था में समस्या देखी जा सकती है। फिलहाल यहाँ पर अतः ऐसा तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रीय बचत में गिरावट आएगी और इसके अतिरिक्त जनता से सरकार द्वारा ऋण ग्रहण करने से निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचत में भी कमी आएगी, इत्यादि बातें। तो ये सारी बातें जो इससे रिलेटेड थी, हमें जो समझना था वो हम लोगों ने तीनों को समझ लिया कि राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है और प्राथमिक घाटा क्या होता है। ये सारी बातें हम मैंने ये कहा कि यह टोटल 6 प्रकार की होती हैं और इन 6 प्रकारों में से केवल 3 प्रकार की चर्चा एनसीईआरटी में की गई है। तो 3 प्रकारों पर हम लोगों ने बात किया। आगे जब आप फाउंडेशन कोर्स में जाते हैं, तो उस फाउंडेशन कोर्स में उन सबको बताया जाता है कि कौन क्या है, किसको केवल सांकेतिक रूप में माना जाता है और किससे अर्थव्यवस्था पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। इन बातों को समझने के साथ-साथ यहाँ पर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम 2003। अब ये क्या है? एफआरबीएम, जिसे संक्षेप में कहा जाता है। दरअसल लगातार जो सरकार घाटा झेल रही थी, उस समस्या के समाधान के लिए कि राजकोषीय घाटा न हो, और राजकोषीय घाटा व्यापक होता है क्योंकि इसमें बाकी सभी मदें शामिल होती हैं, घाटा इसमें शामिल होता है। तो इसके लिए क्या कहा गया था कि एक बहुदलीय संसदीय प्रणाली में व्यय संबंधी नीतियों के निर्धारण में निर्वाचकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह तर्क दिया जाता है कि विधायी प्रावधान जो सरकार के वर्तमान और भविष्य सब पर लागू होता है, घाटे को नियंत्रित करने में प्रभावकारी होता है। अगस्त 2003 में एफआरबीएम अधिनियम वित्तीय सुधार और विवेकपूर्ण वित्तीय नीति का अनुसरण करने के लिए संस्थागत ढांचे के माध्यम से सरकार को बाधित करने की दिशा में, बाधित करना कि सरकार जो घाटा है उस घाटे को कम करे, राजकोषीय घाटे को कम करे, महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। केंद्र सरकार को यह निश्चित करना चाहिए कि अंतर पीढ़ीय जो समता है, समता हो और पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति से दीर्घकालीन समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थायित्व बना रहे या प्राप्त हो। मौद्रिक नीति के राजकोषीय बाधा को दूर करते हुए घाटे तथा ऋण ग्रहण को सीमित करते हुए प्रभावी ऋण प्रबंधन हो। ठीक है, प्रभावी ऋण प्रबंधन हो। इस अधिनियम के नियमों को जुलाई 2004 में प्रभाव में लाया गया। अब ये बात ये है कि यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या कह रहे हैं, यह अधिनियम है। अधिनियम है तो कौन बनाया होगा? संसद ने बनाया होगा। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं को हमें समझना है कि इसके माध्यम से किया क्या गया था, क्योंकि बाकी सारी बातें तो यहाँ एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। हमें समझना है कि दरअसल इसमें क्या बातें बताई गई हैं। तो पहली बात ये कहा जा रहा है कि यह अधिनियम केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे में, यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद के, ये कहा गया कि 3% तक जो सरकार का राजकोषीय घाटा हो रहा है, राजकोषीय घाटा, इस घाटा को जीडीपी के कितना प्रतिशत,
3% तक सीमित करके लाना है। 3% तक और कमी करने के समुचित उपाय करने का आदेश देता है कि आप 3% से भी कम करिए, इतना कम करके अपनी राजकोषीय घाटा जीडीपी के मुकाबले राजकोषीय घाटा को कम करके लाइए। और ये कहा गया कि समुचित उपाय करने का आदेश देता है जिससे 31 मार्च 2009 तक का राजस्व घाटे को दूर किया जाए। अर्थात जो ये व्यवस्था लागू की गई है उसके माध्यम से जो राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है को दूर किया जाए और उसके बाद पर्याप्त राजस्व आधिक्य का निर्माण हो। राजस्व आधिक्य अर्थात यहाँ पर क्या होगा, व्यय कम हो और आय अर्थात प्राप्तियां ज्यादा हो, ऐसी स्थिति कही गई कि ऐसा किया जा सके। उसके बाद पर्याप्त राजस्व आधिक्य का निर्माण। दूसरा यहाँ पर कहा गया कि एक पहली विशेषता थी, दूसरी विशेषता ये कही गई कि मान लीजिए कुछ ऐसी आवश्यकताएं भी तो हो सकती हैं, कुछ ऐसी विशेष स्थितियां भी तो हो सकती हैं, उसके लिए इसमें छूट दिया गया। और ये कहा गया इसमें प्रत्येक वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का 0.3% राजकोषीय घाटा में कटौती और 0.5% राजस्व घाटे में कटौती। अब कुल जो जीडीपी के मुकाबले जो कटौती करनी थी वो कहा गया कि आप सकल घरेलू उत्पाद का जितना भी आपका राजकोषीय घाटा हो रहा है उस राजकोषीय घाटे में वार्षिक आधार पर आप कितने प्रतिशत की कटौती करेंगे, तो 0.3% की। और यह वर्ष दर वर्ष जब ऐसा करेंगे तो हम उस स्थिति में आ जाएंगे कि जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा कटौती। और ये कहा गया कि 0.5% राजस्व घाटे में कटौती की जाएगी, करना चाहिए, आवश्यकता बताई गई। इसकी प्राप्ति यदि कर राजस्व से नहीं होती है तो व्यय में कटौती कर लिया जाए। मान लीजिए ये कहा जा रहा है कि 0.3% की आपको कटौती करनी है और कटौती करके 3% का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है हमें वहां तक ले आना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, अर्थात ये कहा जा रहा है कि हम इसकी प्राप्ति कर राजस्व से नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात राजस्व की जो प्राप्ति हो रही है उससे हमारी भरपाई नहीं हो पा रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए कहा गया कि यदि राजस्व से प्राप्त नहीं हो रहा है तो व्यय में कटौती किया जाए। अगर मान लीजिए हमें प्राप्ति नहीं हो रही है, ठीक है, हमें प्राप्ति कम हो रही है और हमारा व्यय उतना बना हुआ है, ठीक है, नियत बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमारी प्राप्ति हो, हमारी प्राप्ति बढ़ जाए, राजस्व प्राप्तियां बढ़ जाएं। अगर नहीं बढ़ रही है तो ये कहा गया कि ये जो व्यय आप कर रहे हैं ये व्यय आप कम करिए। तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि आवश्यक समंजन होना चाहिए, अर्थात हमें या तो प्राप्तियां बढ़ाना चाहिए, अगर प्राप्तियां नहीं बढ़ पा रही हैं तो जो हम व्यय कर रहे हैं उस व्यय में हम कमी करें, अर्थात यहाँ पर राजस्व व्यय में कमी करने की बात कही जा रही है। ठीक है, निर्धारित लक्ष्य से अधिक वास्तविक घाटे में बढ़ोतरी केवल, अर्थात मान लीजिए कि 3% निर्धारित किया गया कि जीडीपी का 3% ही राजकोषीय घाटा हो सकता है। हमारा जो राजकोषीय घाटा है थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कुल जीडीपी का 5% है और 5% को कहा गया कि आपको इसे 3% तक घटा करके ले आना है। राजकोषीय घाटे के लिए कहा गया कि 0.3% वार्षिक आधार पर कमी करेंगे तब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जो राजस्व घाटा है उसके लिए कहा गया कि आप उसमें 0.5% की कमी करिए, कटौती करिए, और तब जाकर के जब इसमें कमी होगा तब हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। लेकिन ये कहा गया कि मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है जिसमें हम ये कहें कि जो हमारा घाटा निर्धारित किया गया है वो बढ़ सकता है, अर्थात हम प्रॉफिट में जाकर न जाकर के हम लॉस में जाएं। तो ये उदाहरण के तौर पर ऐसी कौन सी स्थितियां, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो गया, ठीक, अब युद्ध हो गया, फिर आप क्या करेंगे, आप फिजिकल डेफिसिट थोड़ी देखेंगे, वहां पर तो युद्ध की स्थिति है तो राष्ट्र की सुरक्षा करना है, नागरिकों की सुरक्षा करना है। तो ये कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के समय आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा जब प्राकृतिक आपदा हो तो ऐसी स्थिति में भी आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, या अथवा अन्य ऐसी अपवादिक स्थितियां हो सकती हैं, कोई ऐसी अपवाद स्थिति हो जिसे केंद्र सरकार निर्दिष्ट करती है
निर्दिष्ट करती है का मतलब जिसे वो बताए और बता सके कि हाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जब राजकोषीय घाटा जो कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो हम कम नहीं कर सकते। तो या तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो अर्थात यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा आ जाए, या फिर प्राकृतिक आपदा हो, संसाधन बर्बाद हो गए, राजस्व एकत्र हुआ नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में ये बातें कही गई हैं, इस आधार पर हो सकती है। चौथा पॉइंट इसमें कहा गया है केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से नगद प्राप्तियों के ऊपर नगद प्रतिपूर्तियों के अस्थायी आधिक्य की पूर्ति के लिए अग्रिम के अलावे अन्य किसी भी प्रकार का ऋण ग्रहण नहीं करेगी। ठीक है। साथ ही जो रिजर्व बैंक है वर्ष 2006-7 से केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक प्रतिभूतियों को नहीं खरीदेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है सरकार की जो प्रतिभूतियां हैं उनमें से जो प्राथमिक प्रतिभूतियां हैं वो आरबीआई नहीं खरीदेगा। छठा ये कहा गया कि वित्तीय संचालन में जो अत्यधिक पारदर्शिता है उसे वित्तीय संचालन में अत्यधिक पारदर्शिता लाने के लिए उपाय किया जाना चाहिए। सरकार को अर्थात केंद्र सरकार को संसद से दोनों सदनों के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ 3 विवरण रखने चाहिए। जैसे कौन कौन से? मध्यवर्ती राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय कार्यनीति संबंधी विवरण और साथ ही समष्टि अर्थशास्त्री ढांचागत विवरण, ये 3 विवरण रखने की बात इसमें कही गई। और ये कहा गया 8वां पॉइंट इसमें कहा गया कि बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय प्रवृत्तियों, ठीक है, प्राप्तियां कितनी हैं, व्यय कितनी हैं, उनकी त्रैमासिक समीक्षा संसद के दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि विपक्ष उस पर हंगामा कर सके। ठीक है। और विपक्ष हंगामा कर सके अर्थात त्रैमासिक अर्थात हर 3 माह पर ये संसद के दोनों सदनों के सामने रखना होगा। यह अधिनियम केंद्र सरकार पर लागू होता है, राज्यों पर लागू नहीं होता है। यद्यपि जो उस समय राज्य थे उनकी बात की जा रही है, राजकोषीय विधि निर्माण की जवाबदेही है जो सरकार के अधीन विस्तृत नियम आधारित राजकोषीय सुधार कार्यक्रम को बनाती है। यद्यपि सरकार इस पर जोर देती है कि एफआरबीएम जो एक्ट है एक महत्वपूर्ण संस्थानिक उपाय है जो राजकोषीय साझेदारी और समष्टि अर्थशास्त्री जो संतुलन है उनको सहारा प्रदान करती है। इस अधिनियम के द्वारा वांछित लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो कल्याणगत या कल्याण की बात की जा रही है, कल्याणगत व्यय में कटौती की आशंका व्यक्त रहती है, ये बात यहाँ पर कहा गया। ये सब सारी बातें थी। उसके बाद फिर एफआरबीएम एक समीक्षा समिति गठित की गई और एफआरबीएम समीक्षा समिति ने क्या कहा, इसमें क्या क्या बातें हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर विगत 13 वर्षों में जब से एफआरबीएम अधिनियम पारित किया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मध्यम आय वाला देश हो गया अर्थात हमारा जो राजकोषीय घाटा था उसमें कमी आया और धीरे धीरे हम कैसी तो मध्यम आय वाला देश हो गए। एफआरबीएम के पारित होने के समय यह सामान्य धारणा थी कि राजकोषीय नियम स्वेच्छा से बेहतर है। ठीक है। लेकिन तब से विकसित राष्ट्र इस धारणा से आगे निकल गए हैं, लेकिन भारत सरकार ने एफआरबीएम में निहित राजकोषीय सिद्धांतों में अपना विश्वास सत्य घोषित कर दिया है। इसलिए 2003 में स्थापित जो संक्रियात्मक ढांचा है, जो ढांचा बताया गया कि ये कार्य आपको करना है, ढांचे को बनाए रखने के लिए समर्थन प्राप्त है और इसे भारत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार, समय के अनुसार बदलना चाहिए और इसीलिए यहाँ पर एफआरबीएम समीक्षा समिति की गठन किया गया और भविष्य के विकास पथ को और ध्यान में रखने के साथ साथ यह कहा गया यह वह कार्य है जो एफआरबीएम समीक्षा समिति को दिया गया है। समीक्षा समिति समीक्षा देगी, बताएगी, उसके आधार पर फिर इसे लागू किया जाएगा। ठीक है। तो इससे संबंधित जो बातें थी हम लोगों ने देख लिया। जीएसटी के बारे में, जीएसटी जुलाई 2017 में लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर है और ये भी ध्यान रखना है कि उत्पाद को सेवा जो प्रदायक हैं उनसे सीधे ही वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति पर लगाया जाता है, पूरे देश में एक समान लगाया जाता है। साथ ही इसमें जो जब ये एनसीईआरटी लिखी गई थी तो ये जो बताया गया था, यहाँ पर देखिए
इसके 6 मानक दरें बताई गई थी और 6 मानक दरें अर्थात 0% जिस पर नहीं लगेगा, 3, 5, 12, 18 और 28 लागू होंगी। ये बातें उस समय बताई गई थी। बाकी सारी बातें इसमें पुरानी हो चुकी हैं, तो इसको हमें देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब बात आती है, इन बातों को समझने के साथ-साथ हम लोगों ने एक बात पहले भी देख लिया था कि पहले वाले सेक्शन में नोटबंदी की बात हुई थी और नोटबंदी ये रहा विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण, तो विमुद्रीकरण वाला ये जो बॉक्स था ये हमारा छूट गया था। इसको एक बार देख लेते हैं, फिर अगले लेसन पर चलते हैं। तो विमुद्रीकरण, यहाँ पर विमुद्रीकरण का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि कुछ नोटों का जिनका विधिमान्य तरीके से प्रचलन सुनिश्चित होता है, उनको प्रचलन से बाहर करना, तो इनको कहा जा रहा है विमुद्रीकरण। अर्थव्यवस्था में ये क्यों किया गया था, तो यहीं पर बताया गया है कि भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और जाली मुद्रा की जो समस्या थी और जो उनका चलन था, उन सभी समस्याओं को रोकने के लिए, समस्याओं से निपटने के लिए नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण एक नई पहल लाया गया था या इसे लागू किया गया था। इसमें क्या किया गया था, तो जो पहले 500 और 1000 के नोट जो थे, उनको प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी लागू की गई थी। शर्तें क्या थी? अर्थात ये कहा गया कि ये जो 500 और 1000 के नोट हैं, यह विधि ग्राह्य नहीं रहेंगे। अर्थात विधि के अनुसार इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इसके लिए कहा गया कि भैया फिर क्या करेंगे? तो 500 और 2000 रुपए के नोटों की एक श्रृंखला शुरू की गई और लोगों को कहा गया कि वे 31 दिसंबर 2016 तक बिना किसी घोषणा के पुराने नोटों को अपने बैंक खाते में जमा कर दें और बैंक खाते में जमा करें। और ये भी कहा गया कि 31 मार्च तक घोषणा रहित भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर सकते हैं। तो ये जो डेट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कब इसे विधि ग्राह्य घोषित किया गया, कि यह विधि ग्राह्य कब तक है और किस कंडीशन में कहां तक ये विधि ग्राह्य हो सकता है। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2016 तक बिना किसी घोषणा के पुराने नोटों को अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए कहा गया था। 31 मार्च 2017 तक ये कहा गया कि घोषणा सहित भारतीय रिजर्व बैंक में आप जमा कर सकते हैं, आरबीआई में जमा कर सकते हैं। व्यवस्था को पूर्ण रूपेण टूटने और चलन में नकदी जो है उसकी कमी से बचाने के लिए सरकार ने ये कहा कि आप 4000 रुपए के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाते में 4000 रुपए जमा कर सकता है और पुराने नोटों में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई कि आप प्रतिदिन 4000 रुपए अपने खाते में जमा करिए और उसके मुकाबले आप नई नोट ले जाइए। तो मुद्रा की कमी भी ना हो, अर्थव्यवस्था में सर्कुलेशन बना रहे या चलन में रहे, इसके लिए व्यवस्था किया गया। फिलहाल इसको लेकर के बहुत सारी चीजें देखने को मिली। बहुत सी लाइनें बाहर लगी हुई थी बैंक के बाहर। व्यवस्था को पूर्ण रूपेण टूटने और चलन से बाहर करने के लिए बातें। साथ ही ये भी कहा गया कि पेट्रोल पंप पर और सरकारी अस्पतालों में और जो सरकारी अदायगी हैं, जैसे कि बिजली का बिल जमा करना हो या टैक्स जमा करना हो, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 12 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट विधिग्राह्य के रूप में स्वीकार किए गए थे। ठीक है। सरकार के इस कदम की प्रशंसा भी हुई और आलोचना भी हुई। प्रशंसा इसलिए हुई कि सरकार जो भ्रष्टाचार करके जो 500 और 1000 के नोट पाइपों में रखे गए हैं, उसके गद्दे बना करके रखे गए हैं, वो धीरे-धीरे निकलना शुरू हो गए। इसके अलावा जो आतंकियों का वित्त पोषण हो रहा था, अर्थात नकली नोट छाप करके जो भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की घटनाएं हैं, आतंकवादियों को कैसे आप उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर रहेंगे तो उनकी ज़रूरतें हैं तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें मनी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए नकली नोट छाप करके उनकी ज़रूरतें पूरी की जा रही थी। अब ऐसी स्थिति में एक तो भ्रष्टाचार में कमी आई, ऐसा कहना है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो पारदर्शिता है वो बढ़ी। साथ ही साथ
जो आतंकियों का वित्त पोषण हो रहा था उसमें कमी आई और इस वजह से अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी अच्छी स्थिति देखने को मिली। साथ ही ये भी कहा गया सरकार के इस कदम की प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई। बैंकों द्वारा एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी। चलन में मुद्रा की कमी का आर्थिक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा। जैसे समय बीतने के साथ स्थिति में सुधार हुआ और सामान्य स्थिति आ गई है। हालांकि फिर सरकार ने जो 2000 के नोट जारी किए थे उस 2000 के नोट को प्रचलन से बाहर किया गया है। सरकार ने दोबारा उसे वापस मंगा लिया है। ठीक है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वो भाजपा से ही हैं। वो लगातार इस बात को लेकर के सरकार से अपील करते रहते हैं अपने अलग अलग वक्तव्यों के माध्यम से। अश्वनी कुमार उपाध्याय नाम है। वो ये कह रहे हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में भारत में 100 रुपए से जो बड़ी नोट हैं उनको प्रचलन से बाहर कर दीजिए, तब भ्रष्टाचार में कमी आएगी और जो आतंकवादी वित्त पोषण है और जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं देश में, उन घटनाओं में कमी आ सकती है। तो ये बात यहाँ पर कही गई। फिलहाल के लिए इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने समझ लिया। साथ ही यह भी कहा गया कि इस विमुद्रीकरण का क्या प्रभाव हुआ, इससे संबंधित लगभग, अब आप ये सोचिए कि वो छोटे उद्योग लगभग खत्म हो गए जिनका अधिकांश व्यापार, आप कह सकते हैं 99% जो व्यापार या लेन देन कैश में होता था वो खत्म हो गए। या फिर कुछ ऐसे भी थे जो छोटे छोटे उद्यम थे, वो धीरे धीरे जो लोगों को रोजगार दे रहे थे वो भी खत्म हो गए। अब खत्म होने का मतलब ये है कि बेरोजगारी की समस्या अर्थव्यवस्था में देखने को मिली। तो ये सारी समस्याएं हमारे अर्थव्यवस्था में हुई थी। फिलहाल के लिए जो बड़े पैमाने पर हम लोगों ने डिजिटल पेमेंट को एडॉप्ट किया, उससे जो कैशलेस इकोनॉमी है, ठीक है, उस दिशा में हम आगे बढ़े। कैशलेस और लेस कैश दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। ठीक है। लेस कैश अर्थात कम उसका उपयोग करना, और कैशलेस अर्थात पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि हम डिजिटल मुद्रा पर या डिजिटल पेमेंट पर निर्भर हो गए हैं। तो ये इससे संबंधित जो बातें थी। ठीक है। अब बात आती है कि जो अगला अध्याय है वो हमारा क्या है और इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो चलते हैं अगले अध्याय की तरफ। हाँ, खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। अब इसको समझ लेते हैं, ये क्या है, क्या क्या बातें हमें समझनी है। हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो तो ये बात किया था कि हम लोगों ने प्रवाह के बारे में बात किया था और प्रवाह में हमने ये कहा था कि यहाँ पर आय का वर्चुअल प्रवाह। तो वर्चुअल प्रवाह में एक ये कहा था कि यहाँ पर परिवार है जिसे हमने हाउस होल्ड कहा। ठीक है। और एक को कहा यहाँ पर क्या है, जिसे हमने फर्म नाम दिया। ठीक है। फर्म नाम दिया। फर्म नाम दिया। ठीक। और हमने ये कहा कि ये हाउस होल्ड वो हाउस होल्ड नहीं है, परिवार नहीं है। मतलब ये परिवार वो परिवार नहीं है जो सामान्यतः आप समझ रहे हैं। ठीक है। ये इसको सेवाएं दे रहे हैं और इसके बदले यह इन्हें क्या दे रहा है, भुगतान कर रहा है। और ये भुगतान, ये कहा गया कि यह फर्म का निवेश है। क्या है? फर्म का निवेश है। फिर हमने ये कहा कि जो ये कर रहा है, जो ये दे रहा है, इसके साथ साथ ये जो उत्पादन कर रहा है, ये किसको बेच रहा है, ये इनको बेच रहा है और ये इनको भुगतान कर रहे हैं, अर्थात इनका यह व्यय है। कैसा व्यय? यह इनका उपभोग व्यय है। अब इसकी बात तो हम लोगों ने कर ली। एक व्यक्ति ने इनसे कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो, बना रहे, इनको दे रहे हो इतना पेमेंट। तो इसने कहा कि कोई बात नहीं, ये हमारा निवेश है।
संक्षेप में बता रहा हूं, पहले बता चुका हूं इसलिए। फिर एक ये बात हुई थी और इसी के साथ साथ हमने ये कहा था कि यहाँ पर एक और व्यक्ति होता है। यहाँ पर हमने दो रूप इसके देख लिए थे कि इसमें दो एजेंट हैं, आर्थिक एजेंट, और आर्थिक एजेंटों के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया था कि आर्थिक एजेंट कौन से हैं। आर्थिक एजेंट, तो आर्थिक एजेंटों में तीन है। हमने कहा था परिवार हैं, यहाँ पर फर्म है, और यहाँ पर कहा था सरकार है। सरकार है, तीन है। आर्थिक क्रियाओं की भी हम लोगों ने बात कर ली थी। अब इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि एक और है जिसे हम यहां पर कह रहे हैं सरकार। सरकार या गवर्नमेंट। तो सरकार क्या करती है, यहां से सेवा ले रही है, यहां से सेवा ले रही है, ठीक है, ये इनको सेवा दे रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा इसे आप सीधा बना लेंगे। और उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद यह सरकार को टैक्स दे रहे हैं, यह भी सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो आय का त्रिचक्रीय प्रवाह हमने यहां पर देख लिया। फिर हमने कहा कि एक यहां पर अलग से सेक्टर है जिसे हम कहते हैं वैदेशिक क्षेत्र, एक्सटर्नल एक्सटर्नल सेक्टर की बात कर रहे हैं। ये वैदेशिक क्षेत्र है। ये जो वैदेशिक क्षेत्र है वो इसलिए है क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां हम या तो यहां से निर्यात कर रहे हैं या फिर यहां से आयात कर रहे हैं। अगर आयात और निर्यात हो रहा है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हम वैदेशिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये पूरा जो है, इसे अगर केवल इसको बात किया जाए, इसको मिला करके, तो इसे कहा गया यह बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था है। लेकिन जब हमारा जुड़ाव यहां पर भी हो गया तो हमने कहा कि यह अब कैसी अर्थव्यवस्था है, अब यह हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था है। तो जब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था, अर्थात आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये खुली अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था अर्थात ये वैदेशिक क्षेत्र के लिए भी आयात निर्यात के लिए खुली हुई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग कम ही किया जाता है, खुली अर्थव्यवस्था का ही प्रयोग किया जाता है कि हम यहाँ पर आयात निर्यात के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोले हुए हैं। अब हमें जब यहाँ पर बात हो रही है कि हम यहाँ वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात कर रहे हैं, तो भुगतान भी होगा। अब भुगतान के लिए हमें मुद्रा चाहिए। मुद्रा कौन सी चाहिए? क्या भारतीय मुद्रा में भुगतान होगा? भारतीय मुद्रा में हम भुगतान कर सकते हैं? ये ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। भारतीय मुद्रा में ये अलग बात है कि समझौते करके किसी देश को आप भुगतान कर सकते हैं, लेकिन उसका दायरा सीमित रहेगा। जैसे रूस के साथ हमने किया, ईरान के साथ हम रुपए में भुगतान कर रहे थे, रूस से हम जो भी आयात कर रहे थे रुपए में हम भुगतान कर रहे थे। ईरान से भी जो तेल का आयात कर रहे थे उसको भी हम लोगों ने रुपए में भुगतान किया, लेकिन उसका प्रभाव सीमित है। विश्व में क्या कोई ऐसी मुद्रा है जो जिसे हम कहते हैं कि यह किसी ऐसे संस्था के द्वारा जारी किया जाता है जो ग्लोबल करेंसी हो, ग्लोबल करेंसी के रूप में मान्यता मिली हुई है कि डॉलर ग्लोबल करेंसी है। आईएमएफ की बास्केट में जो करेंसी हैं, जो 5 करेंसी हैं विश्व के देशों की, उसमें रूबल है और डॉलर है, इत्यादि इत्यादि। वो जो 5 करेंसी हैं उनको ग्लोबल करेंसी माना जा रहा है, प्रचलन के हिसाब से ग्लोबल करेंसी माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ठीक बात है वो ग्लोबल करेंसी है, लेकिन
अभी भी किसी ऐसी संस्था के द्वारा जारी हमारे पास कोई ग्लोबल करेंसी नहीं है जिससे हम वैश्विक व्यापार में प्रयोग कर सकें। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और इस वाले सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए अब हम क्लास को उधर लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो इसमें खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विभिन्न माध्यमों द्वारा अन्य देशों से अंतर व्यवहार करती है। अंतर व्यवहार मतलब आयात और निर्यात। अब तक आयात निर्यात निवेश इन सब की बात अब तक हमने इस पहलू पर विचार नहीं किया था और बंद अर्थव्यवस्था तक सीमित रेखा जिसमें शेष विश्व से कोई जुड़ाव ही होते ताकि हमारा विश्लेषण सरल रहे और समष्टि अर्थशास्त्र के आधार तंत्र की व्याख्या सरल हो। वास्तव में अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं खुली हैं। इन जुड़ावों को स्थापित करने के 3 तरीके हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है निर्गत बाजार, वित्तीय बाजार और श्रम बाजार। अब एक बात बताइए, निर्गत बाजार, वित्तीय बाजार, श्रम का भी हम वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात तो करते हैं, लेकिन श्रम का भी तो आयात निर्यात करते हैं। एक देश से दूसरे देश को हम श्रम का आयात निर्यात करते हैं। जब आयात निर्यात होता है, मान लीजिए कि वस्तुओं और सेवाओं का, तो उन वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात को हम क्या करेंगे? या तो कहीं पर क्रेडिट में दिखाएंगे, या फिर डेबिट में दिखाएंगे। रुकिए, या तो हम डेबिट में दिखाएंगे। इसको कहा जाता है ड्वेल एंट्री सिस्टम। जैसे आपके खाते में जब जो आपका खाता है, जैसे ही आप किसी को पेमेंट करते हैं तो वो दिखाता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, इतना इतना जो भी अमाउंट है। फिर जब आप किसी से पैसा मंगाते हैं, आपको पैसा मिलता है, तो वहां पर लिखा जाता है, एक मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो इन दोनों को कि कितना गया कितना आया, इसी को मिला करके कहा जाता है ड्वेल एंट्री सिस्टम। और इसका केवल आपके ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार जब हम करते हैं तो वहां पर भी इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कल के सेशन में विस्तार से समझेंगे। और बीओपी समझेंगे कि बीओपी क्या है, बीओपी में चालू खाता और पूंजी खाता को समझेंगे, विजिबल इनविजिबल अकाउंट को समझेंगे, इत्यादि बातें हम लोग विस्तार से समझेंगे। थैंक यू।